गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे थे वेव मापी के बारे में। वेव मापी क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसमें कितने मीटर लंबाई का तार लगा होता है, अपने बता दी पूरा। कल अपने बात की थी कि इसके अंदर 10 मीटर लंबाई का वायर क्यों लगाते हैं, इसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। आज पढ़ने वाले अपन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी कि वेव मापी का सिद्धांत। वेव मापी सिद्धांत पढ़ने वाले बेटा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या बनाई है, एक वेव मापी बनाई है, सेम वही है जो अपन निकल के सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम वही है। देखो मैंने दो बिंदु लिए थे अपन ने ए और बी, तो मैंने बिंदु ए और बी उन दोनों के मध्य एल लंबाई का क्या जोड़ दिया वायर। उस एल का मान कितना है बेटा, एल का मान यहाँ पे कितने मीटर है, 10 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर ही इसकी लंबाई है। ओके हाँ, इसकी लंबाई कितनी मीटर, 10 मीटर लंबाई का ये वायर है। हाँ देन है 10 मीटर लंबाई का ये वायर जोड़ रखा है इसके अंदर पर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, क्या कर रखा है बेटा, सेम वही जो कि जोड़ रखे। अब देखो ध्यान से, बिंदु ए का एक सिरा, इस एपी को अपन क्या बोलते हैं, इस एपी को अपन बोलते हैं प्राथमिक सेल। क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल। इसका विद्युत वाहक बल कितना, ईपी इसका विद्युत वाहक बल है। यानी एपी के साथ श्रेणी क्रम में अपन ने क्या जोड़ रखा है, एपी के श्रेणी क्रम में अपन ने एक धारणित्र जोड़ रखा है, एक कुंजी जोड़ रखी है अपन ने केवल, एक सेल जोड़ रखा है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ईपी, जिसका विद्युत वाहक बल है। इस पूरे सर्किट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे सर्किट को बोलते हैं प्राथमिक सेल बोलते हैं। प्राथमिक परिपथ बोल दो, और इस सेल को क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल बोलेंगे। इस पूरे प्रवाल सिस्टम को, इसके अंदर क्या आएगा, ये सेल आगे, इसका विद्युत वाहक बल ईपी है, कुंजी आगे केवल, धारणित्र आगे, उस ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। और सेल को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, इस वेव मापी का जो बिंदु ए है, इसके साथ एक नीचे एक परिपथ और बना हुआ है। उस परिपथ का अंदर जो सेल लगा हो, उस सेल को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। और इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना आपका ES, इसका विद्युत वाहक बल दिया है। इस सेल का जो धनात्मक सिरा है ना, वो तो बिंदु ए से जोड़ना है, और जो ऋणात्मक सिरा है वो कुंजी से होते हुए गैलोमीटर से, और गैलोमीटर अगला सेल किस जोड़ते हैं अपने, जो कि जे से जोड़ दिया। याद रखना कि दोनों सेलों का जो धन सिरा है वो बिंदु ए से जोड़ना है। दोनों सेलों का जो धन सिरा है वो बिंदु ए से ही जोड़ना है, ये याद रखना है ये बात आप, ठीक है। और इस सेल का जो अगला से नेगेटिव सिरा है वो गैलोमीटर से होते हैं जोकी में, और इसका जो नेगेटिव सिरा है वो बिंदु बी से जोड़ दिया गया। इसके अंदर जो दूसरा परिपथ है, ये प्राथमिक परिपथ हो गया, और दूसरे सेल वाला परिपथ क्या हो गया आपका, द्वितीयक परिपथ हो गया। प्राथमिक परिपथ में लगे हुए सेल को प्राथमिक सेल बोलते हैं, और द्वितीयक परिपथ में लगे हुए सेल को क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल बोलते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ सेल प्राथमिक सेल, और द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ सेल द्वितीयक सेल रहता है। स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग के अंदर अपन ये वाली कुंजी क्या कर देंगे, खोल देंगे। यदि ये वाली कुंजी अपन खोल देंगे तो इस सेल से धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस सेल से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वाली कुंजी को बंद कर देंगे, कुंजी केवल को अपन क्या बंद कर दिया। आप जानते हो कि जैसे ही मैंने कुंजी केवल को बंद किया, इस सेल, ये सेल क्या होगा, सर्किट में लग जाएगा। इस सेल से क्या प्रवाहित होगी बेटा, आपकी धारा प्रवाहित होगी। मैंने कहा इस सेल से धारा कितनी निकली, I1 धारा निकली, धारा कितनी निकली, I1 धारा निकली। और इधर ये I1 आई, और ये कौन सा पॉइंट आया, जंक्शन पॉइंट आया। लेकिन क्या इधर धारा जाएगी, क्या इधर धारा नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सर्किट आगे बंद है, ये रास्ता ही नहीं, आगे खुला हुआ सर्किट है, धारा पास नहीं हो पाएगी। इधर धारा जाएगी, धारा किधर जाएगी, सिरे ए से होते बी में चली जाएगी, और बी से वापस कहाँ चली जाएगी, इस सेल में। इस I1 का पथ ऐसे बनेगा, यानी इस ये I1 धारा जो है ना बेटा, I1 धारा इस L लंबाई में एक समान रूप से फैल जाएगी। यानी I1 जो धारा है ना, इस 10 मीटर लंबाई में एक समान रूप से फैल जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, क्या कि EP इज ऑलवेज, यानी आपका जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है, कौन से परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है EP, इसका मान ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए ES। यानी प्राथमिक परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक परिपथ में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो अपने को आगे अवक्षेप स्थिति नहीं मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया कि इस कुंजी को तो खोल रखा है, और केवल कुंजी को बंद कर रखा है, और धारा प्रवाहित हो रही है प्राथमिक सेल में, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, और एक पूरी धारा एक समान रूप से इस पूरे परिपथ में फैल जाएगी, ठीक है। ये पूरी धारा इस पूरी 10 मीटर वायर क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, ठीक है बेटा। अब आगे देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ।
उसको समझने की कोशिश करना। एक क्या बताया मैंने कि ईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका ईएस होगा, यानी प्राथमिक सेल का विद्युत भागबल द्वितीयक सेल के विद्युत भागबल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या मिलेगी आपको अवक्षेप की स्थिति मिलने वाली है। आगे देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सेल का विद्युत भागबल कितना है, ईपी है, दूसरी बात है। और बिंदु ए और बी के मध्य जो विद्युत भागबल है वो किसके कारण होगा, इस सेल के कारण होगा। यानी बिंदु ए और बी के मध्य विद्युत भागबल विभवांतर बोले उसको ए बी, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान बराबर होगा इस सेल के विद्युत भागबल के। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं इस सेल से निकलने वाली पूरी की पूरी धारा इस एल लंबाई के वायर में फैल गई। यदि इस वायर में फैल गई तो इसके बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर यानी बी ए बी का मान होगा उस सेल की वजह से तो हो रहा है कि ये सेल तो बंद है, ये तो करंट सर्किट में काम कर नहीं रहा है, तो इसका विद्युत भागबल किसके बराबर होगा, बी ए बी का मान इक्वल होगा बेटा ईपी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर कितनी बन गई आपकी, एक बार बात क्लियर हुई, समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एल लंबाई के अंदर विद्युत भागबल का मान कितना ई है, यानी ये तार कितने मीटर लंबाई का है, 10 मीटर लंबाई का वायर है, और इस एल लंबाई के वायर में पूरा विद्युत भागबल कितना आपका ईपी। यानी कहने का मतलब ये होगा बेटा कि जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो पूरे सर्किट के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। पूरे सर्किट में क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो विभवांतर कितने लंबाई में उत्पन्न हुआ, एल लंबाई में उत्पन्न हुआ। तो एल लंबाई के तार में विभवांतर कितना है, ईपी है। एकांक लंबाई में कितना होगा, एकांक लंबाई में क्या होगा, ईपी डिवाइड बाई, यानी एकांक लंबाई में विद्युत भागबल का जो मान है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स क्या कहलाती है, इस एक्स को बेटा बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। यह सब क्या बोलते हैं, विभव पतन बोलते हैं। इसको विभव पतन बोल दो चाहे आप, और चाहे इसको विभव प्रवणता बोल दो। यानी एकांक लंबाई के दौरान सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता या फिर विभव पतन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, अब अपने को करना क्या बेटा, विभव पतन, नाम से पता लग रहा है आपको कि विभव क्या होने वाला है, पतन होने वाला है। यानी जब ये अब को मैंने बताया था विद्युत भागबल और टर्मिनल वोल्ट तब अंतर क्या होता है कि सेल के सिरों से धारा लेते हैं ना, जब सेल के सिरों से धारा लेंगे तो धारा जाएगी आगे की ओर जाएगी। आपको मैंने बताया ना उस दिन कि जैसे ही करंट आगे की ओर जाएगी आगे क्या मिलेगा, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और प्रतिरोध के कारण धारा के मान में क्या कमी आएगी, तो इसका विभव क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतन हो रहा है। विभव का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। वो क्या रहा है कि इस पूरे एल लंबाई के वायर में जब धारा प्रवाहित होगी तो विभव का क्या होगा, लॉस होगा, नहीं होगा। ठीक है, अपन चाहते हैं कि अपना सेल से धारा प्रवाहित हो रही ना, उस सेल के कारण जो धारा प्रवाहित हुई उसका विभव पतन क्या हो, कम से कम विभव पतन हो। विभव पतन का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उस अवस्था में क्या करें बेटा, अपने पास दो तरीके, क्या इस विभव पतन यानी एक्स विभव प्रवणता का मान कम करने के दो तरीके हैं। क्या या तो आप ईपी का मान क्या कर दो, कम कर दो, जिससे आपका एक्स का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने इस सेल को विद्युत भागबल कम कर दिया तो सेल की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि सेल की पावर कम हो जाएगी तो ये पूरी धारा एक समान रूप से सेल में नहीं, तार पूरे वायर को नहीं मिल पाएगी, परिपथ को नहीं मिल पाएगी, और पूरा करंट अपने को नहीं मिल पाएगा। ये जो रीडिंग अपने को निकालनी है वो उतने करंट में नहीं आ पाएगी। तो करंट का मान क्या करना पड़ा, बढ़ाना ही पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। एक तरीका और है, क्या यदि आपने एल का मान इंक्रीज कर दिया तब भी एक्स का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लो। यदि मैं इस लंबाई को बढ़ा दूं, तार की लंबाई को बढ़ा दूं, तो प्रवणता का मान अपने आप क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम में लिया गया था कि अपने को 1 मीटर वायर यूज नहीं करना, अपने को 10 मीटर वायर यूज करना है। क्योंकि यदि लंबाई बढ़ेगी तो विभव प्रवणता का मान क्या आने वाला है बेटा, आपका कम होने वाला है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया था। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि अपन ने इसमें 10 मीटर का वायर क्यों लिया और उसमें अपने 1 मीटर का वायर क्यों लिया था। क्यों कि अपने को विभव प्रवणता का मान कम करना है। विभव प्रवणता का मान कब कम हो सकता है, ये तभी कम हो सकता है आप क्या कर दोगे, लंबाई बढ़ा दोगे। क्योंकि सेल का विद्युत भागबल कम करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, अपन लंबाई की स्पीड बढ़ा दें। तो विभव प्रवणता का मान कितना है बेटा, विभव प्रवणता का मान आपका आ गया x बराबर ईपी अपॉन में एल। ये आपकी आ गई विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। इसमें क्या है बेटा, x इक्वल टू ईपी डिवाइड बाय एल। जैसे ईपी का मान कितना है बेटा, ऐसे ईपी का मान आपका आ जाएगा x इंटू एल। इक्वेशन नंबर कितने आ गई आपकी, 2 नंबर इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे देखो। यदि मैं बोलूं
कि बिंदु ए और बी के बीच में जो आपका तार लगा हुआ है एल लंबाई का, इस एल लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है आपका, इस एल लंबाई के तार का प्रतिरोध मैंने कितना मान लिया, आर प्रतिरोध मान लिया, और इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना मान लिया, आई मान लिया। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से तो बी ए बी इन दोनों के मध्य विभाजित धारा का मान आई है और प्रतिरोध का मान आर, जो विभाजन का मान कितना बनेगा बेटा, आई इंटू आर। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई आपकी, बात क्लियर होगी। और इक्वेशन नंबर एक क्या बोलता है कि बी ए बी बराबर क्या है, ईपी के, तो अपन चेंज भी लिख सकते हैं ईपी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। इक्वेशन नंबर 3 ऐसे भी लिखी जा सकती है। ईपी समीकरण 2 और 3 दोनों किसका मान है, ईपी का मान है, तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका एक्सएल बराबर आई इंटू आर। क्या बन जाए आपका, एक्सएल बराबर आई इंटू आर। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आपका आएगा बेटा आर अपॉन एल डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर। इस आर अपॉन एल को, आर अपॉन एल को क्या बोलते हैं, आर एम। और आर एम क्या होता है बेटा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, आर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स का मान कितना, एक्स का मान आपका हो गया आई इंटू आर। ये चीज आप क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो इसको क्वेश्चन नंबर 5 को। आर अपॉन एल को अपन रिप्रेजेंट कर दिया आर एम से, इसको क्या नाम दिया, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध आपका आर एम दिया हुआ है। पूरी लंबाई का प्रतिरोध आर और एकांक लंबाई कितना है, आर बटे एल। ये कहा था मैंने पूरी लंबाई प्रतिरोध आर बना, तो एकांक का कितना बन गया, आर बटे एल बन गया। ठीक है बेटा, इतना पूरा सिस्टम हो गया। ये सब अपने कब किया, जब ये वाली कुंजी क्या थी, खुली थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली कुंजी को भी बंद कर रहा हूँ, K2 कुंजी को बंद कर रहा हूँ। और आप जानते हो कि जैसे मैं इस K2 कुंजी को बंद करूंगा, इससे क्या प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी, धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसका दूसरा एक गैलोमीटर जुड़ा हुआ है। अब इस जॉकी को अपन उठा के इस वायर पे रखेंगे और अपने को एक ऐसी स्थिति मिलने वाली है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा कि बिंदु C पे विभव का मान और इस सेल पे विभव का मान दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उस अवस्था में गैलोमीटर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 0। इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो अपन जॉकी की हेल्प से इस जॉकी को वायर पे अलग जगह रखे देखेंगे और रखेंगे तब क्या होगा बेटा, एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब इस सेल का विद्युत वाहक बल और इस बिंदु पर विद्युत वाहक बल दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो क्या इस शाखा में धारा प्रवाहित होगी, इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। गैलोमीटर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कौन सा सेल है, EC, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। परिपथ कौन सा आपका, द्वितीयक परिपथ है। बात क्लियर हुई बेटा मेरी। आगे देखो, यदि ऐसा है तो इस द्वितीयक सेल के कारण बिंदु A और B, देखो बिंदु अपने कौन से बिंदु पे मिला है, सबसे पहले बिंदु C पे मिला है। तो बिंदु A व C के मध्य विभवांतर है, बिंदु A व C के मध्य विभव कैसे लिखो बेटे, इसको लिखो आप BAC। A और C के मध्य विभव क्या लिखोगे, BAC लिखने वाले हो। अब विभव का मान इससे निकाले तो क्या बनेगा बेटा, x इंटू एल। x विभव पर बनता है, L क्या है, इस सेल के लिए पूरी लंबाई मिली थी और अपने को कितनी लंबाई मिलने वाली है, बिंदु A और C के बीच लंबाई कितनी है, L। और बिंदु A और B के बीच लंबाई कितनी, कैपिटल L, तो कैपिटल L ले लिया, या फिर स्मॉल L तो स्मॉल L ले लिया। क्या बन जाएगा, स्मॉल L। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 5। क्या बन गया, BAC का मान हो गया XL के बराबर। अब देखो इस बिंदु पे अपने को जब जॉकी को रखा, उस अवस्था में गैलोमीटर में प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बिंदु C पे विभव का मान और इस सेल का विभव का मान दोनों क्या है, बराबर है। यानी इन दोनों की बिंदुओं के मध्य विभव का मान, दैट मींस BAC इक्वल क्या है, ES की। यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का जो मान है ना, उस सेल के विभव के बराबर है, तभी धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, BAC से क्या ES लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ES बराबर आपका आ जाएगा बेटा X इंटू। तो देखो
अपन ने इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया। क्या अपन ने इसका सेलो काम में देखो, x क्या है, विभव प्रवणता, जो अपन प्राथमिक परिपथ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये देखो L लंबाई दी हुई है, पूरे 10 मीटर पता है अपने को। EP क्या है, इस सेल का विद्युत वाहक बल जो अपने को दिया हुआ मिलता है, इसको अपने को पहले दिया हुआ मिलेगा कि इस सेल का विद्युत वाहक बल इतना है, ज्ञात होता है, ये ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल जोड़ देते हैं। फिर EP का मान पता है, L का मान पता है, x का मान निकाल सकते हो आप, इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यदि आपको x का मान आ गया और जोकी की सहायता से आपने L का मान ज्ञात कर लिया, तो x और L को मल्टीप्लाई करोगे तो ES का मान आ जाएगा। ES क्या है, द्वितीयक सेल है, यानी द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है, वो आपने ज्ञात कर लिया। किस अवस्था में कि आपने इस सेल से धारा ली ही नहीं, करंट तो आपने यूज किया ही नहीं, आपने तो L का यूज करते हुए इसका क्या निकाल दिया, विद्युत वाहक बल का मान निकाल दिया। तो क्या इसका मान यथार्थ मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल यथार्थ मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा, इसका मान कोई चेंज नहीं होगा इसमें। इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। उस सीमाएं क्या बेटा होगा? पहला ये बात बोलता है कि हमेशा EP is always greater than ES, यानी प्राथमिक सेल परिपथ में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक परिपथ में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इस सेल की मोटाई पूरी दूरी में, यानी 10 मीटर का वायर, तो 10 मीटर ये जो वायर है उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वायर कहीं पतला है कहीं मोटा है। यदि ऐसा हुआ ना, यदि ऐसा हुआ तो अपने रीडिंग क्या नहीं मिलेगी, समान नहीं मिलेगी। और अपने परिपथ में अधिक मान तक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है, वरना अपना परिपथ क्या हो सकता है, जल सकता है। दूसरी क्या है कि जोकी को उसके ऊपर खिसकाना नहीं है। यदि ऐसा किया तो वायर क्या हो जाएगा, खिसकाने से वायर के अंदर वायर का विघटन हो जाएगा, यानी वायर छिल जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसकी क्या थी बेटा, ये लिमिटेशन थी, ये आप याद रखना। यानी अपन बिना सेल में धारा प्रवाहित किए उसका विद्युत वाहक बल का मान अपने ज्ञात करते। ठीक बेटा, नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो